हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। आई नीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर हिस्ट्री का क्लास 12th के लिए, राइट। तो क्लास 12th हिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे यहाँ पर, और हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि हमें कितना अंडरस्टैंड किया है हमने और कितना हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मतलब कि हमें ये पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, राइट। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस लगाने वाले हैं, तो फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाइए अपने इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिस्टोरियन स्टडी एंशिएंट टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू लर्न मोर अबाउट हु रोट। जब हिस्टोरियन ने टेक्सचुअल, ये जो कंटेंट था आपका, टेक्सचुअल ट्रेडिशन था, मतलब जो भी उनको रिटन कंटेंट मिला, बुक मिली, इंस्क्रिप्शंस मिले, कॉइन्स मिले, जो भी व्हाटएवर उनको मिला, राइट। तो उन्होंने उनको पढ़ने के बाद क्या मतलब एक एक्सपीरियंस किया कि ये किसने लिखा, किसके लिए लिखा गया है। तो ये सारी चीजें हमें टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन से पता चलती है, टेक्सचुअल बुक से ही पता चलती है। अकॉर्डिंग व्हाट इज द अबाउट मोस्ट लाइकली सजेशन। तो इन 4 ऑप्शंस को देखते हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो कहते हैं कि इन टेक्सचुअल ट्रेडिशन को पढ़ने के बाद तो हिस्टोरियन ने कमेंट किया सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस पर। दे वर रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव और द सम सोशल कैटेगरीज। तो इनको पढ़ने के बाद उनको ये पता चला कि सोशल कैटेगरीज कौन कौन सी थी, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया था। या फिर दे हाईलाइटेड द अथॉरिटी दैट किंग एंजॉयड द, या फिर इन्होंने ये हाईलाइट किया कि राजा किस तरह से अपनी प्रजा पर रूल करता था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि द लैंग्वेज यूज्ड इन सच सोर्सेस वाज यूज्ड बाय लोकल्स एंड द रियाज ऑफ द एरा। तो उस टाइम के जो लोकल राजास होते थे, या फिर आप रूलर लगा लीजिए, कि किस तरह की लैंग्वेज को वो यूज किया करते थे। तो इसका सबसे रेलिवेंट आंसर जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। रेलिवेंट आंसर क्या होगा बच्चे इसका? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी। देखो कैसे, ये क्या कह रहा है, दे वर रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सम सोशल कैटेगरीज। भाई सोशल कैटेगरीज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कैटेगरीज में बटे हुए थे। तो इसी को ही क्या किया कि किसका काम क्या था, वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो इसी से पता चला ना कि उस टाइम में, पास्ट में, जो सोशल कैटेगरीज में पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी, वो कौन कौन सी, तो उनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो हमारा जो मोस्ट जो ऑथेंटिक आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो वो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फोर्स्ड बाय द इंस्क्रिप्शन दैट डिस्क्राइब द kingdoms which rule the Indian subcontinent between the 600 BCE to 600 CE. Which following is reinforced by the inscription that describe। मतलब कि जो हमें inscriptions मिले, जिसके जो लिखे गए थे कब? 600 BC से 600 CE के एरा में। तो उन inscription से हमें क्या पता चलता है? So local lived in the mud houses। तो local lived in the mud houses, जो भी local people होते थे, मतलब साधारण जो आदमी होते थे, मनुष्य जो होते थे, वो मड हाउसेज में रहते थे, कच्चे हाउसेज में रहते थे। सम पीपल लर्न टू रीड। कुछ लोगों ने रीड करना स्टार्ट किया। हाई वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स, या मतलब औरतों के साथ में बहुत ज्यादा हिंसा की जाती थी उनके साथ। सील्स वर यूज्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? देखो, सम पीपल लर्न टू रीड, ठीक है। तो यहां पर लोगों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ वो जाने लगेंगे, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है? रेनफोर्स का मतलब होता है बच्चे पुनर्बलन, ठीक है। पुनर्बलन किस चीज का? अब आपको कोई बोल रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, तो जब तक तुम खुद से मोटिवेट नहीं होगे, या तुम्हें कोई एक कहते हैं ना कि मोटिवेशन नहीं करेगा, तो आप उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। या तो आप खुद से मोटिवेटेड हो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो रिसोर्सेज जुटाओगे ना। तो ऐसे ही उनको जो है वो पढ़ने की एक तरह से लगन लग गई थी। तो यहां पर इसका जो मोस्ट रेलिवेंट जो आंसर होगा वो होगा बी, सम पीपल लर्न टू रीड, ठीक है। तो देखो, पहले क्या था कि ब्राह्मणों ने उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि वेदों को पढ़ने का काम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे जब सोसाइटी डेवलप होती है और ये मिथ जो था वो ब्रेक होता है कि किसने कहा, कौन से वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण ही वेदों को पढ़ सकते हैं, संस्कृत को पढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे इमर्जेंस होगी थिंकर्स की, जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होगी, तो वैसे वैसे ये मिथ जो है वो ब्रेक होता चला जाएगा। क्लियर? तो यहां पर मोस्ट आंसर क्या हो गया? रेलिवेंट आंसर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। मैच करना है, तो मैच द फॉलोइंग एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मौर्य हड़प्पन सेटलमेंट, ठीक है, अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट, कॉपर, या फिर लेट हड़प्पन
ऑक्यूपेशन। तो आपको इसमें से मैच करना है कि कौन सा क्या मैच होगा। अब देखो जैसे हम क्या करते हैं कि मैच्योर हड़प्पन, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं मैच्योर हड़प्पा सेटलमेंट, तो ये होगा आपका गुजरात से, ठीक है। अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट, तो अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट किससे हो जाएगा, अर्ली। देखो जब मैंने ये चैप्टर डिस्क्राइब किया था तो आपको अर्ली, आपको मैच्योर और आपको लेटर हड़प्पा, ये तीनों करवाए थे कि कौन सी साइट किस में काउंट होगी। तो ये जो कालीबंगा है बच्चे, ये अर्ली हड़प्पा में काउंट होगी, ठीक है। कालीबंगा अर्ली हड़प्पा में काउंट होगी। नेक्स्ट आता है आपका कॉपर, तो हमें बिल्कुल पता है कॉपर जो था, वैसे तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोकल पूछा जाता है तो खेतरी राजस्थान कर दोगे, लेकिन बच्चे इसका कॉपर जो दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया ओमान से। तो ओमान से क्या किया जाता था, ओमान से कॉपर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन अब एक बच गया, तो लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन में सिमेंट्री एच, दैट मींस कि पंजाब रीजन, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, गुड। नेक्स्ट सर मूव ऑन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड डिस्क्राइब द मैरिज बिटवीन द रत्न मोहांती एंड द ओडिया वुमेन एंड द रघुवीर राठौड़, अ मैन फ्रॉम द राजस्थान। तो बच्चे देखो क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिकी है और शायद आपने पहली बार सुना होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, देखे होंगे और उन पर थोड़ी सी समझ आपको पैदा करनी पड़ेगी। देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड डिस्क्राइब द मैरिज बिटवीन द, अब देखो मैरिज के बारे में बात की, शादी के बारे में बात की गई है, तो शादी हुई थी, देखो मैरिज बिटवीन द रतन मोहांती, ठीक है, एंड ओडिया वुमेन, ठीक है, एंड रघुवीर राठौड़, अ मैन फ्रॉम द राजस्थान। तो इसको, इस शादी के टाइप को क्या कहेंगे हम, पॉलीगनी कहेंगे, एक्सोगेमी कहेंगे, पॉलीएंड्री कहेंगे या फिर एंडोगेमी। आपको यहीं से समझ जाना है कि वो राजस्थान का एक बहुत बड़ा राजा था और उसने एक उड़िया विमेन से शादी करी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, याद करो क्या बताया था मैंने, ट्रिक बताई थी ना। ट्रिक क्या बताई थी कि जो यूनिट से बाहर होगा उसको एक्सोगेमी कहेंगे और जो यूनिट के अंदर होगा उनको एंडोगेमी कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, ये तो क्या था, एक क्या बोलेंगे, राजस्थान के राजा थे और उन्होंने एक ओडिया वुमेन से शादी करी, इसका मतलब वो क्लान से बाहर थी, यूनिट से बाहर थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, अब एकदम सही पकड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोगेमी, वेरी गुड। पॉलीगेमी होता है, पॉलीगनी होता है जहां पर एक हस्बैंड होता है, ठीक है। पॉलीगेमी होता है कि यहाँ पर एक हस्बैंड होता है, सेवरल वाइफ्स होती हैं, राइट। पॉलीएंड्री क्या होता है, पॉलीएंड्री होता है एक वाइफ होती है, सेवरल हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है। और एंडोगेमी होता है विद इन द यूनिट, क्लियर है, ओके। चलिए सो नेक्स्ट पर मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट पर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट कहता है गिवन बिलो द इमेज ऑफ द राजगीर विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार एंड यूज्ड टू बी नोन एज द राजगृह ड्यूरिंग द 6th and the 4th century BC, which means following statement about the Rajgir may be said to be true based on this images। अब आपको इस तरह की इमेजेस दिखाई गई, इस इमेज को देखकर बताना है आपके सामने, ये 4 ऑप्शंस है। इट वाज प्लेस दैट व्हाट स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट टू डिफेंड फ्रॉम द एनिमीज अटैक, it was place that was specially designated for poor people, it was located on the land where the farming could be done by the people easily, it was place where the walls were made of clay, brick and the mortar। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, देखो गिवन बिलो आपको ये स्टेटमेंट राजगीर के, ये क्या है बच्चे, ये राजगीर है, मतलब कि मगध की कैपिटल, पहले राजगीर थी फिर बाद में उसको पाटलिपुत्र कर दिया गया। तो ये राजगीर की इमेज दिखाई गई है। तो राजगीर इज लोकेटेड प्रेजेंट डे इन बिहार, आज के टाइम में वो बिहार है, ठीक है। सो एंड यूज्ड टू बी नोन एज द राजगृह, और फिर बाद में इसको राजगीर की जगह राजगृह जाने लगा, कब, 6th सेंचुरी में और 6 से 4th सेंचुरी में। Which one of the following statement about the Rajgir may be said to be true based on this images? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, it was place that was strategy important to defend from the enemy's attack। अब ये देखो पहाड़ियों के बीच में ये बसा हुआ है, तो पहले अगर दुश्मन भी आएंगे तो पहाड़ियों को क्रॉस करके आएंगे, जब तक हमारे अंदर की सेना अलर्ट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी दुश्मन से लड़ने के लिए। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, monastic existence in a necessary condition of the salvation। salvation क्या होता है बच्चे, मोक्ष की प्राप्ति,
ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति। सो monastic existence is a necessary condition of the salvation according to which one of the following is essentially desirable to attain the salvation in the Jainism, right? So Jainism के according salvation क्या होता है? being forgiving to other fellow human beings, कि दूसरे गलती करते हैं तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि लीव अ फ्री लाइफ फ्रॉम द पोजीशन एंड द टाइज, राइट? तो सबको जो है वो फ्री छोड़ दिया जाना चाहिए, अपनी अपनी लाइफ देखो जीने का सबको हक होता है। तो फॉलो द पाथ एंड द नॉन वायलेंस एंड द ट्रुथ, तो हमें अहिंसा और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑन द परफॉर्मिंग कर्म, जो हमारा कर्म है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहां पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, एसेंशियली डिजायरेबल मतलब जो बहुत ही जरूरी होगी सैल्वेशन को अटेन करने में। सैल्वेशन क्या होता है बच्चे? मोक्ष की प्राप्ति जिस चीज से होगी वो कौन सा इसमें से ट्रू आंसर होगा? तो ट्रू आंसर क्या हो जाएगा? लीव लाइफ फ्रॉम पोजीशन एंड द टाइज। हमें अपनी इच्छाओं को त्याग देना होगा। जो हमारी इच्छाएं है ना, तो वाकई में ये हमारी इच्छाएं जो होते हैं, जब हमें कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है। एक्चुअल में यही दुखों का कारण होता है। तो ये चीज बौद्धिज्म में कही गई थी, ठीक है। जैनिज्म में भी तो क्या कहा गया है कि लीव अ फ्री लाइफ फ्रॉम द पोजीशंस। पोजीशन का मतलब होता है कि ये चीज मेरी है, मार्कर है, यार ये मेरा मार्कर है, ये मेरा है, मैं किसी और को नहीं दे सकती। तो वो जो अपनापन एक होता है ना, वो छोड़ देना चाहिए। यार इस मार्कर को कोई भी यूज करता है, तुम भी ले सकते हो, तुम भी ले सकते हो। इस तरह की लाइफ होनी चाहिए। तो इस तरह की जब भावनाएं हमारे अंदर होगी तो वो चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी और हम सभी मोह माया से हम सबसे दूर होते चले जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलिए सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आंसर? Which among the following was used to warfare by the Vijayanagar Empire during the 4th century? Which among the following was used to warfare? तो इसमें युद्धों के दौरान कोई टर्म यूज की जाती थी, तो क्या? बाय द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। विजयनगर के एम्पायर ने 14th सेंचुरी में इसमें वारफेयर के अकॉर्डिंग एक वर्ड यूज किया था। तो उसको मस्केट बोलते थे, कैनन बोलते थे, सोर्ड के थ्रू या फिर स्टोन के थ्रू। तो वो इनको युद्धों में यूज किया करते थे। तो वो आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अरे तलवार होगी ना बच्चा, तलवार होगी ना, स्टोन पत्थर होगा, मस्किस जो है वो आपके क्या बोलेंगे उसको, बड़े लेवल पर जो सैनिक वगैरह होते हैं। कैनन होगा आपका, तोप होगी, स्टोन पत्थर होगा, तो सोर्ड आंसर। तो तलवारों के थ्रू वो क्या करते थे? युद्धों को जीतते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, सोर्ड्स। नेक्स्ट, fill in the blanks with the विजयनगर एम्पायर नायक एंड द अमर नायक वर रिगार्डेड। बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने। नायक क्या होता है, वो अमर नायक क्या होता है, सारी चीजें बताई थी। ठीक है, fill in the blanks in the विजयनगर एम्पायर नायक एंड द अमर नायक वर रिगार्डेड एज अ पावरफुल, बिकॉज नायक और अमर नायक दोनों बहुत पावरफुल होते थे। लेकिन क्यों? रीजन क्या था इसका? रीजन क्या था कि ओन द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द किंगडम। नेक्स्ट कहता है हैड द फ्रेंडली रिलेशन विद द सुल्तान, मैनेज एंड द कंट्रोल द टेम्पल्स एंड ऑफर मिलिट्री सपोर्ट एंड द किंग। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑफर्ड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग। तो बच्चे जब तक देखो किंग के साथ में जब तक सेना रहेगी, आर्मी रहेगी, तो वो किंग डेफिनेटली वो विन करेगा। ठीक है, चलिए तो रेलिवेंट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट मूव ऑन करें, चलिए। सो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इनमें। आई नो दैट कि एक वन लाइनर क्वेश्चन को तुम बहुत चुटकियों में एकदम सॉल्व कर देते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे वो कहाँ पर होंगे? या तो फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुम मार खाओगे, या फिर कंफ्यूज होगे, या फिर जो आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वहां पर तुम लोग कंफ्यूज होगे। तो चलिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि हम लगातार प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे और ये हमारे अंदर एक दिन ऐसी परफेक्शन आ जाएंगे कि हम इन क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को भी चुटकियों में सोल्व कर देंगे। क्लियर है? ओके, चलिए तो हम क्या करते हैं कि गिवन बिलो द प्लेसेस वेयर द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड एंड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। असम, कर्नाटका, तमिलनाडु और द महाराष्ट्र। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हाँ बताइए। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। भक्ति मूवमेंट मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरफ जाता है। तो पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ।
तो क्या हो जाएगा, देखो पहले तो होगा आपका तमिलनाडु। हमें ये पता है कि भक्ति मूवमेंट साउथ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको थर्ड पे लेते हैं, तो थर्ड हम इसे से देखते हैं। ये देखो पहले इसमें आंसर मिले, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें पहले ही आंसर मिल गया कि बाकी किसी में थर्ड नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। पहले तमिलनाडु में हुआ था, उसके बाद कर्नाटका में हुआ था, बसवन्ना याद करो, लिंगयात्स इसमें हुआ था, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र में आ जाएगा, फिर बाद में असम में आ जाएगा। क्लियर है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लो जी आ गया आपका दुश्मन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सो इस पर मूव ऑन करते हैं कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन ग्रेजुअली एंड स्लोली रादर देन एट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट कहता है रीजन क्या कहता है, मैंने आपको इनको सॉल्व करने की मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। ट्रिक्स क्या थी, या तो इसको बिकॉज लगा के सोल्व करो या फिर इसको सो दैट लगाकर सोल्व करो, ठीक है। रीजन क्या कहता है, हड़प्पन विटनेस दैट मेनी क्लाइमेट चेंजेस, डिफॉरेस्टेशन एक्सेसिव। हड़प्पा की डिक्लाइनेशन कब होती है, या हड़प्पा की डिक्लाइनेशन के विटनेस कौन है। बहुत सारे रीजन था हमारे हिस्टोरियन ने दिए कि क्लाइमेट के चेंज होने से वो लोग मर गए। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब बहुत ज्यादा अगर पेड़ों की कटाई होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर पर। एक्सेसिव फ्लड आ गया था, इसकी वजह से वो लोग सारे जो है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड द ओवर यूज द लैंडस्केप बिफोर द कोलैप्सिंग। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। देखो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन कैसे करते थे, पहले दो स्टेटमेंट पहले ऊपर आती थी, अब इसको चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के आपको चेंज कर दे, लेकिन आपको क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी को समझना है और डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर क्विकली, राइट। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए फॉल्स, आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे, अब देखो स्टेटमेंट जो है वो दोनों ट्रू है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आ गया क्वेश्चन, अल-बरूनी Ibn Battuta and the Francis Bernier came from the vastly different social culture environments, right? तो यहाँ पर बताना है कि ये लोग अलग अलग कंट्रीज से आए थे, ठीक है। तो इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर और अल-बरूनी from the vastly different social and the culture environment, hence they were more attentive to everyday activities and the practices. वो आए किस लिए थे, विजिटर्स आते हैं ना बच्चे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्यों जाते हैं, वहां की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ताकि वहां के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो अपनी एक अकाउंट लिखेंगे, अपनी बुक लिखेंगे, और उस बुक को पब्लिश करने के बाद वो खुद भी फेमस होंगे और जिसके बारे में लिख रहे हैं वो कंट्री भी फेमस होगी। इसलिए हर कंट्री के जो भी ट्रैवलर्स होते थे, जैसे हमारे इंडिया से भी लोग दूर दूर मतलब दूसरी कंट्री में जाते थे, दूसरी कंट्री के इधर आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज सच ट्रैवल्स मोस्ट लाइकली इंक्लूड देयर राइटिंग्स, राइट। तो उनकी राइटिंग से मतलब उनका जो लिखने का जो कंटेंट था, राइटिंग्स का जो एक मेन एजेंडा था वो क्या था, पोएट्री दैट प्रेज टू द एम्प्रेस, वेपन्स दैट वर यूज्ड इन अ वॉर। तो उन्होंने मेन थीम किस पर बनाई, मतलब किस पर लिखा उन्होंने, पीपल पार्टिसिपेशन इन चूजिंग देयर लोकल लीडर, कस्टम दैट वर फॉलो ड्यूरिंग द वेडिंग सेलिब्रेशन। देखो यहाँ पर लड्डू सा, कहने को लड्डू सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी समझ पैदा करनी पड़ेगी आपको। कस्टम दैट वर फॉलो ड्यूरिंग द वेडिंग सेलिब्रेशन, उन्होंने क्या देखा, यार शादियां तो बहुत होती हैं, ठीक है, वेडिंग्स बहुत होती हैं, अलग अलग तरह से होती हैं। मुस्लिम में, इस्लाम धर्म में किसी और तरीके से होती है, हिंदुओं में किसी और तरीके से होती है, तमिलनाडु में जाकर देख लो किसी और तरीके से होगी, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के जो है वो अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो द नेम ऑफ द सम नोटेबल individual linked to the Indian uprising of the 1857 are listed below, which among the following, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोटेबल डिवीजन लिंक टू द इंडियन अपराइजिंग। तो 1857 की क्रांति के रिगार्डिंग आपको इस तरह से चार वो दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको करेक्टली मैच्ड करना है। लॉर्ड डलहौजी, वायसरॉय ऑफ इंडिया, वाजिद अली शाह मुगल एम्परर थे, शाहमल जो थे रिबेल लीडर्स ऑफ द कोल ट्राइब, या फिर नाना साहिब सक्सेसर ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड। जी हाँ, पेशवा बाजीराव सेकंड, ये नाम याद आ गया होगा ना,
बाजीराव मस्तानी, राइट। तो मैं दीवानी हो गई थी, हाँ वही वही मूवी है, ठीक है। तो नाना साहेब सक्सेसर टू द पेशवा, अब जो रणवीर सिंह जो बना था, जो पेशवा बना था, मतलब कि जो बाजीराव, उनका वो जो बाजीराव सेकंड ही थे ना, तो उनका दत्तक पुत्र कौन था, क्या कह रहे हैं, नाना साहेब। तो नाना साहेब सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, तो वो उनके सक्सेसर बने, मतलब उनकी डेथ के बाद सक्सेसर उनके जो आए, उनके बाद जो राजा बने वो कौन थे बच्चे, वो थे नाना साहेब। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आ गया जी फिर से आपका दुश्मन क्वेश्चन, आपका सबसे प्रिय क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, एसर्शन कहता है कि रिच रैयत्स एंड द विलेज हेडमैन, रिच रैयत्स एंड द विलेज हेडमैन, जोतेदार एंड द मंडल्स वांटेड टू जमींदार टू बी इन ट्रबल। देखो ये जो रिच रैयत होते थे, मतलब जो अमीर किसान होते थे वो, और जो विलेज के हेडमैन होते थे, वो हमेशा ये चाहते थे कि जमींदार किसी तरह से मुसीबत में आ जाए, मतलब उनसे जेलस फील किया करते थे। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या कहता है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द रूरल क्रेडिट वाज सप्लाइड बाय द जोतेदार नॉट बाय द जमींदार हु एडमिनिस्ट्रेटेड रूरल टेरिटरी देन ओइंग लैंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सही आंसर देना है कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ द रूरल क्रेडिट वाज, तो रूलर का जो मतलब एक सबसे ग्रेट पार्ट था वो क्या था, वाज सप्लाइड बाय द जोतेदार। तो उस पर बहुत बड़े लेवल पर, मतलब गांव का जो बहुत बड़ा एरिया था, तो उस पर जोतेदार का रूल होता था। ठीक है, तो उन्होंने जमींदार को रिप्लेस किया था बाय द जमींदार, नॉट बाय द जमींदार हु एडमिनिस्ट्रेटेड रूरल टेरिटरी देन ओइंग लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इसमें क्योंकि और बिकॉज क्योंकि और इसलिए लगा करके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर यही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल-बरूनी डिपेंड मेनली ऑन द वर्क्स ऑफ द ब्राह्मणास। देखो अल-बरूनी डिपेंड मेनली, अल-बरूनी किस पर डिपेंड करता था, वर्क्स ऑन द ब्राह्मणास एंड ऑफन कोटेड फ्रॉम द वेदास। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर क्या करता था, डिपेंड करता था, क्योंकि उसको संस्कृत सीखनी थी। उसको सबसे ज्यादा मुश्किल कहां पर आई, संस्कृत सीखने पढ़ने में, क्योंकि वो बिल्कुल ही अरेबिक लैंग्वेज से बिल्कुल ही हटकर थी। तो उसने साथ किसका लिया, किसकी हेल्प ली, तो वो ली ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों की हेल्प से उन्होंने वेदों को पढ़ा एंड द पुराणास को पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा, द वर्क ऑफ पतंजलि एंड द मनुस्मृति। फ्रॉम द अबव लाइंस व्हिच वाज द फॉलोइंग कैन बी इंटरफियरेड। ठीक है, तो आपको आंसर देना है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो ही अंडरस्टूड द ऑपरेशन दैट द अनटचेबल फेस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो वो समझ गया कि यहाँ पर क्या करना है, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया था ऑपरेशन मतलब कि अनटचेबल्स के साथ में, मतलब जो बहुत ही नीची कैटेगरी के लोग थे उनके साथ बहुत ही ज्यादा पार्शलिटी की जाती थी इंडियन सोसाइटी में, और वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। ही read the extensively about the existence of the different religion in India. He had a clear understanding the state diplomacy and the administration. He learned a lot of Indian society by regarding the ancient texts. जो इसका जो एक रेलिवेंट आंसर होगा, देखो बच्चे आपको मान लीजिए कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कि आपने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, तो वहां पर आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है, आपको जिस स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोई पॉजिटिविटी लग रही है उसको एलिमिनेशन मेथड से जो है वो उसको पहले एलिमिनेट करते जाओ, कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका जो एक रेलिवेंट आंसर होगा, ही लर्न एक अपने आप में पॉजिटिव आंसर होता है। लाइफ आप अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट करके देखिए, जो हम सीखते हैं ना बच्चे, जो लर्न करते हैं, तो वो एक अपने आप में बहुत ही एक अच्छा वर्ड होता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड होता है। तो ये क्या कह रहा है कि लर्न अ लॉट ऑफ इंडियन सेट, ही लर्न, उसने बहुत कुछ सीखा इंडियन सोसाइटी में रहकर। ठीक है, बाय रीडिंग द एंशिएंट टेक्स्ट। तो जब उन्होंने हमारे एंशिएंट टेक्स्ट को रीड किया तो उससे उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा आंसर है। ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है, गुड। चलिए तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, कंसिडर करना है आपको, स्टेटमेंट दी गई है फार्मर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ही ओन्स अ स्मॉल, तो क्या कहता है क्वेश्चन, कि ही ओन्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड एंड हिज विलेज which he cultivates with his wife. She is a farmer
ठीक है, ही इज अ फार्मर, ही आएगा यहाँ पे। अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये पी दिया, क्यू दिया है, पी दिया है, क्यू दिया है, एस डब्ल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है। तो कंसिडर द वर्किंग कंडीशन ऑफ द फार्मर, तो आपको फार्मर की कंडीशन पर कंसिडर करके एक आंसर देना है। तो ही ओन्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसकी अपनी एक छोटी सी जमीन होती थी अपने गांव में। ही कल्टिवेट्स विद हिज वाइफ, तो वो अपनी वाइफ के साथ उसमें कल्टिवेशन किया करता था, खेती बाड़ी किया करता था। क्यों कहता है शी इज द फार्मर हु कल्टिवेट्स आउटसाइड हर विलेज, तो वो क्या करती थी, शी इज अ फार्मर, तो वो भी एक फार्मर थी। हु कल्टिवेट्स आउटसाइड ऑफ हर विलेज शी अर्न द मोर देयर, तो वो अलग गांव में जाकर के किसी अलग के खेतों में, किसी और के खेतों में काम किया करती थी और वो उससे ज्यादा अर्न करती थी। नेक्स्ट कहता है ही इज अ फार्मर हु वर्क्स एंड लैंड आउटसाइड हिज विलेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, हु अमंग दीज वुड हैव बीन कंसिडर्ड द खुद खास्ता। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो, ये खुद खास्ता क्या होता है ये बताना है। 17th सेंचुरी में खुद खास्ता का मतलब होता है, खुद का मतलब होता है अपनी लैंड, जिसकी अपनी लैंड होती है उसी पर्टिकुलर गांव में जहां पर वो रहता है, उसी गांव में वो रहता है, उसी गांव में उसकी जमीन है, तो उसको क्या करना है, उसको कहते हैं खुद खास्ता। अब उसको खुद खास्ता के वर्डिंग पता हो क्या हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, क्या है ये बताइए। 17th सेंचुरी में, तो हु अमंग दीज वुड हैव बीन कंसिडर खुद खास्ता पीजेंट्स इन द 17th सेंचुरी, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या कहता है, आंसर बोथ आर एंड एस। देखो शी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना कि वो दूसरों के खेतों में काम करती है और उनसे ज्यादा कमाती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरों के खेतों में, यहाँ पर तो खुद है ना, तो बस यहीं से आंसर पकड़ लेना यार। इतना इजी क्वेश्चन होते हैं ना कि बस आपको क्वेश्चन को समझने की देर होती है, और जिस टाइम आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आपकी 90% प्रॉब्लम वहीं सोल्व हो जानी है। एम आई राइट? 90%, बस 10% का खेल है। तो 90% जब आपने क्वेश्चन समझ लिया, पूरा काम हो गया। बस फिर 10% जो आपको एफर्ट्स लगाने हैं ना, वो बस वही लगाने हैं कि आपको एक रेलिवेंट आंसर ढूंढना है। Why did the most people work in the agriculture sector during the medieval period? क्यों मेडिवल इंडिया में, जब ये जो हमारा मध्यकालीन भारत में लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर में बिजी क्यों थे, ठीक है, क्यों बिजी थे, ठीक है। तो देयर वर प्लांटी ऑफ द क्या बोला, द मुगल एंड द अदर प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पेड फार्मर एंड द हाईएस्ट सैलरी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती थी इसलिए वो, और उनको बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते थे इसलिए वो एग्रीकल्चर बिजी रहते थे। देयर वर द प्लांटी कल्टिवेबल लैंड वेयर द फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स कुड बी प्रोड्यूस्ड, जो जहां पर कहते हैं जहां पर हम फूड और नॉन फूड क्रॉप जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कास्ट रूल्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी नीडेड द प्रोड्यूस देयर ओन। नेक्स्ट कहता है अनलाइकली अदर प्रोफेशंस एट द फार्मिंग वाज डन बाय द बोथ मैन एंड वुमेन। तो रेलिवेंट आंसर इसका क्या होगा, रेलिवेंट क्या आंसर होगा, रेलिवेंट आंसर होगा इसका देयर वर प्लेंटी ऑफ द कल्टीवेशन लैंड, बहुत तरह की कल्टीवेशन की जाती थी, ठीक है, चाहे वो आपकी फूड क्रॉप्स थी चाहे वो आपकी नॉन फूड क्रॉप्स थी। तो अगर उनके पास लैंड है तो वो उसको कर सकते हैं। और देखिए सीजन होता है, सीजन अब की बार गेहूं उगाए, फिर बाजरा उगाया, फिर ये ग्रो किया, फिर वो ग्रो किया, तो इसके अलावा भी तो वो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं ना, जिससे कि वो एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। तो इसका रेलिवेंट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इसका, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Why did the British favor the संथाल more than the पहाड़ियास? ये जो ब्रिटिशर्स थे बच्चे, ये पहाड़ियों को ज्यादा नहीं, ये संथाल्स को ज्यादा महत्व क्यों देते थे एज कंपेरेटिव टू पहाड़ियास के, ठीक है। तो क्यों देते थे इतना महत्व, पहाड़ियास वर नोमैडिक ग्रुप वेयर द संथाल वर द सिविलाइज्ड और द सेटल पॉपुलेशन, तो वो थोड़े से असभ्य थे और वो सभ्य थे, इसके लिए पहाड़ियास रिफ्यूज टू प्रैक्टिस, पहाड़ियों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए मना कर दिया था, जबकि ये एग्री हो गए थे। नेक्स्ट कहता है सांथाल एग्री टू कलेक्ट द महुआ, सांथाल जो है वो महुआ को कलेक्ट करने के लिए एग्री हो गए थे, कहां से, फॉरेस्ट से, और पहाड़ियां ने डिनाई कर दिया था, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सांथाल वर रेडी टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड फ्लो विच द पहाड़ियास रिफ्यूज, सांथाल ने फॉरेस्ट को क्लियर करने में अपनी रजामंदी दे दी थी कि हाँ हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे और फिर उसमें कल्टीवेशन करेंगे। बेस्ट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर।
Which among the following action were adopted by the followers of the Gandhian nationalism? Which among the following action were adopted by the followers of Gandhian nationalism? गांधी जी के नेशनल वो थे, उनका जो गांधीयन एरा था, तो उसमें फॉलोवर्स ने गांधी जी को किस तरह से सपोर्ट किया? ठीक है। तो किस तरह फॉलोवर्स ने गांधी जी के किस मतलब जो नेशनल मूवमेंट थे, गांधी जी के किस चीज को उन लोगों ने अडॉप्ट किया? ठीक है। तो एनकरेज द पीपल टू लर्न द इंग्लिश, ठीक है, गिविंग द हेट स्पीच अगेंस्ट द इंडियन minorities, mobilizing people from an army against the British, breaking unfair law the British had imposed on the Indian। या देखो, ये तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है मैम। इसका तो हम बिना कहे जो है वो आंसर लगा रहे हैं डी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, गुड। चलिए, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following source from the 19th century will not provide fact surrounding the event of the Sepoy Mutiny? Which one of the following sources from the 19th century will not, किस पर फोकस करना है? नॉट पर। ये देखो, ठीक है, नॉट प्रोवाइडिंग फैक्ट सराउंडिंग द इवेंट्स ऑफ द Sepoy Mutiny, आर्टिकल्स फ्रॉम द दिल्ली उर्दू अखबार, coins and the jewelry used by the people, image from the Punch magazine, and the Azamgarh proclamation। तो क्या हो जाएगा? नो पूछा है ना बच्चे, नो पूछा है। तो सिपॉय म्यूटिनी में ये चीज नहीं की गई थी। तो देखो, कॉइन्स एंड ज्वेलरी यूज बाय द पीपल, लोगों ने क्या कॉइन्स यूज किए थे, लोगों ने क्या ज्वेलरी यूज की थी इसे पार्टिसिपेट करने के लिए? ये कोई रेलिवेंट आंसर नहीं होगा। तो बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? आफ्टर डिस्कशन अमंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स। आफ्टर डिस्कशन द अमंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब भी कोई पॉइंट रखा जाता था कि भाई ये पॉइंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए, उसके लिए पहले लोगों से मतलब असेंबली के मेंबर से पूछा जाता था, डिस्कस किया जाता था, तब जाकर उसको फाइनलाइज किया जाता था। विच अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कौन सा पॉइंट ऐड किया गया है? ठीक है, तो ग्रांटिंग द राइट टू वोट ऑल द सिटीजन। तो देखो बच्चे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। Why did the argument of the greater power to the provinces provoke a strong reaction among the member of the assembly? Why did the argument for the greater power to the provinces तो प्रोविंसेस को पावर देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लिया गया। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था अमंग द मेंबर ऑफ द असेंबली। तो वो असेंबली के मेंबर का क्या रिएक्शन था? दे फियर्ड दैट द डिसेंट्रलाइजेशन विल स्टॉल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेक्स्ट कहता है दे फियर्ड दैट पीपल वुड बी मोर लॉयल टू द provinces than and nation. They wanted to Indian to be अंडर वन नेशन वन गवर्नमेंट मॉडल। देखो आंसर तो खैर आपको पता चल ही गया होगा कि क्या आंसर होगा। दे वांटेड टू फॉलो द ब्रिटिश यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस। देखो आंसर क्या हो जाएगा? दे फियर्ड दैट डिसेंट्रलाइजेशन विल स्टॉल दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो बच्चे जब चीजें सारी यूनाइट होगी, देखो जब तक चीजें इकट्ठी नहीं होगी ना, तब तक ना तो स्टेबिलिटी होगी, ना ही हम लोग ग्रो कर पाएंगे। मतलब एक हमारी ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ना कल्चर, ना सोसाइटी, ना पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं होगी। तो जो चीज बिखरी हुई है पहले हमें उसको समेटना है, समेटने के बाद तब हम उसमें डेवलपमेंट करेंगे ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। गिव 3 एग्जाम्पल दैट डेमोन्स्ट्रेट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग टुक प्लेस इन द हड़प्पन सोसाइटी। अब क्या आ गए हैं हमारे जो क्वेश्चन 1 मार्कर थे, एमसीक्यूज थे, वो तो हो गए हैं खत्म। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
तो क्वेश्चन कहता है गिव 3 एग्जाम्पल, ऐसे कोई 3 एग्जाम्पल देने हैं दैट डेमोन्स्ट्रेट द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग टुक, जो कि हड़प्पन सोसाइटी के बारे में एक कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं, एक उलझन सी पैदा करते हैं। तो ऐसी 3 बातें बतानी है। सेटलमेंट वर स्टैटिकली सेट अप इन द स्पेसिफिक लोकेशन, ना तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन थी जिसमें कि हम उनके सेटलमेंट को देख सकते थे, इस तरह के वो घरों में रहते थे, क्या करते थे ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अनफॉर्मिलिटी द हड़प्पन आर्टिफैक्ट सच एज द पोट्री सीज वेट एंड द ब्रिक्स। ठीक है, अनफॉर्मिटी सॉरी यूनिफॉर्मिटी, तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है इक्वल, एक बराबर। ठीक है, तो वो नहीं थी। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हड़प्पन आर्टिफैक्ट सच एज द सीज वेट एंड ब्रिक्स एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट कहता है लेबर वॉज मोबिलाइज फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। अब ये जो लेबर होते थे बच्चे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो ब्रिक्स जो ईंटों के भट्टे होते थे, वहां पर ईंटें बनती थी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर काम की तलाश में जाते थे। ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैसिव वॉल्स एंड द प्लेटफॉर्म्स। कुछ मेजर्स भी होते थे जो वॉल को कंस्ट्रक्ट किया करते थे। तो आपको सिर्फ ये 3 बातें बतानी है। ठीक है, टुक प्लेस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है एक तरह का प्रूफ। ठीक है, अब वो किस तरह से, वो प्रूफ तो मिले तो सही, लेकिन वो किस तरह से उलझन पैदा कर देते हैं, तो वो ये थी कि कोई भी चीज जो थी वो एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिली। अब ये देखिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में पृष्ठ की मूर्ति मिली। ठीक है, पृष्ठ की जो मूर्तियां मिली तो वो ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिली है, बल्कि जगह जगह से मिली है, बहुत सारी मिली है। मदर गॉडेस की मूर्तियां बहुत सारी मिली है। अब उसे ये पता नहीं चलता कि वो कौन से गॉड की पूजा किया करते थे, क्योंकि कोई रिलीजियस प्लेस था ही नहीं उनका। तो इस तरह से आपको जो भी रेलिवेंट पॉइंट लगे तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या कहता है, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज आइडेंटिफाइड विद द वैरायटी ऑफ द डिटेल्स। व्हाट डू द अबव लाइंस imply about the new notion of the kingship? Give 2 example of what the state did to establish the new style of the kinship between the 200 to 300 AD। तो आपको बताना है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, मेनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द, तो पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। वन मीन्स ऑफ द क्लेमिंग द हाई स्टेटस। अब जो अपने आप को बहुत ही एक हाई स्टेटस पर रखते थे कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबसे ऊपर है। ठीक है, वाज टू आइडेंटिफाई द वैरायटी ऑफ द डिटीज। ठीक है, तो उनकी डिटीज की मतलब हमें काफी सारी मूर्तियां मिली। तो क्वेश्चन ए क्या कहता है कि व्हाट डू अबाउट द लाइंस। तो इस लाइन का क्या मतलब है, इंप्लाई अबाउट द न्यू नोशन ऑफ द किंग। नोशन का मतलब होता है सोच, कि जो नए नए किंगडम्स आ रहे थे उनकी सोच क्या थी। नेक्स्ट कहता है कि गिव, इस तरह की सोच रखते थे, गिव 2 एग्जाम्पल, तो कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं। मेनी चीफ, बहुत सारे चीफ्स होते थे या किंग होते थे, इंक्लूडिंग द सातवाहन एंड द शक रूलर्स एंड द कुशान रूलर्स ऑल्सो। सो वंस एक्वायर्ड द पावर बिलीव दैट, तो जब उनको एक बार पावर मिल गई ना, तो वो अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझते थे। इवन मंदिरों में वो अपनी मूर्तियां, बड़े बड़े स्टैच्यूज बनवाते थे कि पहले तुम लोग हमारी पूजा करो, हमारे सामने तुम लोग जो है वो अपना सर झुकाओ, बाद में तुम लोग भगवान की, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है तुम लोगों की रक्षा करने के लिए। तो इसमें चीफिन्स के नाम लिख दोगे। नेक्स्ट कहता है द कुशाना रूलर बिलीव द स्टैंडिंग इंस्टॉलिंग द कोलोजल द स्टैच्यूज ऑफ द प्रेजेंट दैम इन फ्रंट ऑफ देयर सब्जेक्ट एंड गॉड लाइक। ये मैंने अभी बात बताई आपको। मेनी कुशाना रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर के में भी पूछा जा सकता है कि कौन से रूलर्स ने अपने आप को देव पुत्र कहा है, मतलब भगवान के बच्चे कहा है, कि हम भगवान के पुत्र हैं। कुशाना रूलर दैट मीन्स कि सन ऑफ गॉड। नेक्स्ट कहता है गुप्ता रूलर्स कमीशन पोएट टू राइट द प्रशस्तीज। फिर गुप्ता रूलर्स ने क्या किया, प्रशस्तीज लिखवाना स्टार्ट कर दिया। वर कंपोज इन द प्रेज ऑफ किंग। प्रशस्तीज क्या होते हैं बच्चे, राजा की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं, लिखी गई लाइंस, लिखी गए आर्टिकल्स, वो सारे प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, हमेशा राजा की प्रेज उसमें होती थी। लेकिन बच्चे सुनो सुनो सुनो, लेकिन एक जो हमें इंस्क्रिप्शन मिला उसमें राजा को क्रिटिसाइज भी किया है, उसकी प्रेज भी किया गया, उसको प्रेज भी किया गया। ठीक है, और वो थी कल्हण की राज तरंगिनी। ठीक है, तो राज तरंगी कश्मीर के राजा पर लिखी गई थी, तो उसको कश्मीर के राजा की उसमें बुराई भी, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था, उसको प्रेज भी किया गया था। ठीक है, बाकी सब में प्रशस्ति में सिर्फ आपको तारीफें मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है,
गिव द थ्री रीजन व्हाई इब्न बतूता ट्रेवल अकाउंट डिफर ग्रेटली। तो इब्न बतूता का अकाउंट जो था वो अल बरूनी से अलग कैसे था, दोनों को कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो कैसे था यहां पर देखते हैं। इब्न बतूता ट्रेवल मोर कंट्रीज कंपेयर टू द अल बरूनी। सबसे पहली बात, इब्न बतूता ने अल बरूनी से ज्यादा कंट्रीज को ट्रेवल किया। सो हिज ट्रेवल अकाउंट वुड द एक्सटेंसिव डिटेल अबाउट द मल्टीपल कंट्रीज मेकिंग इट डाइवर्स। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो अल बरूनी से डिफर करता है। जिसको जितना एक्सपीरियंस होगा उसको उतनी नॉलेज होगी। Ibn Battuta provided details about the India in the 14th century between the Ibn Battuta provide detail about the India in the 14th century। इन्होंने क्या किया, इब्न बतूता ने इंडिया के बारे में 14th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया उसको, जबकि अल बरूनी वाज द फॉर्म ऑफ द 11th सेंचुरी। सो द इब्न बतूता वाज मोर द कंटेम्पररी देन अल बरूनी। अब देखो, पहले एक आता है जो पहले वाला आया तो उससे ठीक है उन्होंने आइडिया लिया, अब उसने अपने आइडियाज को और जोड़ दिया। तो अब अच्छा कंटेंट किसका होगा, बाद वाले का होगा ना, अपने आइडियाज को भी। अब छोटी सी बात है, ठीक है, एक लाइक एग्जांपल देते हैं। आपका एग्जाम है, ठीक है, और आपने पूछा ओए बताना, तो इसका आंसर मुझे बता, तो इसका आंसर मुझे बता, ठीक है। अब उसने बता दिया कि इसका आंसर ये होगा, उन्होंने हिंट दे दिया आपको कि तू इस तरह से लिख ले। अब उसने हिंट दिया तो आप अपने आइडियाज उसमें ऐड करोगे, उसने उसका आइडिया ले लिया, आपने उसमें अपने आइडियाज और ऐड करोगे। अच्छा आंसर किसका हुआ, आपका, ठीक है, क्लियर। हाँ, इब्न बतूता एक्सटेंसिव रिकॉर्डेड द डिटेल अबाउट द सिटीज एंड द अपॉर्चुनिटी। फिर इब्न बतूता ने अपनी अकाउंट में, अपनी बुक में काफी सारी चीजों को डिस्क्राइब किया। फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज क्या थी इंडिया के अंदर, किस तरह से इंडिया के लोग जो है वहां पर काम करते हैं, ये सारी चीजें लिखी। आर्किटेक्चर के बारे में भी लिखा, मार्केट्स के बारे में भी लिखा, ठीक है। तो हर चीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया, जबकि अल बरूनी ने ऐसा, मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कम मिलती है, इसलिए ये दोनों जो है डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो आंसर लिख दोगे। इसके अलावा जो भी आपको रेलिवेंट पॉइंट मिले तो वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कहता है इन द कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ द पावर, फोर्ट्स एंड द फोर्टिफाइड सेटलमेंट। फोर्ट्स एंड द फोर्टिफाइड का मतलब होता है, फोर्ट्स हो गए किले, और फोर्टिफिकेशन क्या हो गया, किले बंदी करना, मतलब उसको चारों तरफ से उसको घेरा डाल देना, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। आपको भी पता है कि विजयनगर एम्पायर बिल्कुल 7 लेन्स के अंदर था। जैसे कोई चीज होती है ना जो 7 लॉक्स के अंदर होती है, तो विजयनगर एम्पायर भी ऐसा ही था, चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट किया गया था 7 लेन्स से। जब दुश्मन अगर एक उसको क्रॉस करेगा तो ठीक है, उसने 1 को क्रॉस कर लिया, 2 को क्रॉस कर लिया, जब तक वो 7 तक तो आते आते क्या करेगा, 7 तक तो आते आते तो उसकी हालत वैसे ही खराब हो जानी है, बोलेगा गिव अप ही कर देगा, बोले छोड़ो यार इतने अंदर तो कौन जाएगा, तो वापस चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसकी हिम्मत तो वैसे ही टूट जानी है। तो कहने का मतलब कि किस तरह से फोर्ट और फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर प्लेड एन सिग्निफिकेंट रोल रेसिस्टिंग द इन्वेजन डिस्कस। तो बस आपको यही सब डिस्कस करना है इसमें। द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर क्रिएटेड द सिटी विद द मेन ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वेजन। मतलब कि दुश्मनों से बचने के लिए देखो हर कोई तैयारी अपनी करके रखता है, खास करके राजा, तो ठीक है। तो उन्होंने अपने विजयनगर एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। अब आपकी कोई बहुत प्यारी चीज है तो आप उसको सिक्योर रखने की कोशिश करोगे ना, कोई दूसरा उस आपसे ना छीन ले उसको, एम आई राइट, ठीक है। तो ऐसे ही विजयनगर के रूलर की ये प्रायोरिटी होती थी कि वो अपने विजयनगर को प्रोटेक्ट रखे। So they created the first level fortification that encircled not only the city but also agriculture। जो उसकी फर्स्ट लेन थी उस पर एग्रीकल्चर किया जाता था। नेक्स्ट पर जो थी वो जैसे मार्केटिंग हो गई, फिर उसके बाद जो थी वो किस तरह से वो जो और चार्ट्स होते हैं, गार्डन्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से। तो एक के बाद एक जो है लाइंस के अंदर, अगर मैं बात करूं इस तरीके की कि ये विजयनगर है, उसको 7 लेन्स के अंदर इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया गया था। तो अगर ये फर्स्ट यहां से अगर एनिमीज आता है, ठीक है, एनिमी आता है, तो अगर वो फर्स्ट लाइन को क्रॉस करेगा, फर्स्ट लेन को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर तो अंदर जाकर देखा कर यहाँ तो सारे में एग्रीकल्चर हो रहा है यार, यहाँ तो कुछ नहीं, आगे बढ़ो। तो जब वो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखेगा फॉरेस्ट है, बोलेगा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, चलो आगे। तीसरे पे आएगा यहाँ पर गार्डन्स हैं, कर लिया क्रॉस। फिर चौथे पे आएगा यहाँ पर, बोलेगा यहाँ पर तो मार्केटिंग वगैरह का प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। तो कहने का मतलब ये कि 7 तक तो आते आते हालत वैसे ही खराब हो जानी है, वो गिव अप करके वापस ही चला जाएगा। इतने अच्छी तरीके से विजयनगर को प्रोटेक्ट किया गया था। इज दैट क्लियर, एम आई राइट। चलिए, सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं।
The East India Company commissioned the Buchanan with the specific instruction about what had to look for and what he had record. तो बुकानन ने किस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन किया, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को सुटेबल आर्ग्यूमेंट के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि बुकानन ड्यूरिंग द, अब आपको पता है कि बुकानन कौन था बच्चे, बुकानन एक फिजिशियन था, एक इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, साथ साथ में वो क्या करता था, इस तरह के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किया करता था। बुकानन ड्यूरिंग हिज ट्रैवल, जब बुकानन इंडिया में उसने ट्रैवल किया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान, सो ही ऑलवेज अकम्पेड बाय द स्पेशलिस्ट हु हैड द कलेक्टिंग डाटा एंड द प्लेस वेयर द पीपल। तो वो डाटा कहाँ से कलेक्ट करेगा, जहां पर लोग रहेंगे, तो आसपास के एरिया को विजिट करेगा, वहां की चीजों को देखेगा, तब जाकर वो रिकॉर्ड बनाएगा ना, कहाँ पर कितने पीपल रहते हैं और किस तरह की सॉइल की फर्टिलिटी है। तो उन्होंने बहुत चीजों के बारे में अपने अकाउंट में लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वायर्ड हिम टू कलेक्ट डाटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तुम हमारे लिए डाटा रिकॉर्ड करो, कलेक्ट करो, ठीक है, सो दैट डिसीजन वेयर द इन्वेस्ट हाउ टू मेक द प्रॉफिट, और उनको बोला कि यार हम किस तरह से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तुम हमें सजेस्ट करो ताकि हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा और बढ़ा सकें, ठीक है, पैसा हमारे पास आए। द कंपनी लुक्ड फॉर द नेचर रिसोर्सेज, सबसे बड़ा जो इंडिया के पास एक कहते हैं ना कि हुक्म का इक्का था, वो क्या था, इंडिया की सॉइल की फर्टिलिटी। इंडिया की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कपास की खेती के लिए, मीन्स कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी, तो पहले उसको एग्जामाइन किया गया। उसके बाद इंडिया में रिसोर्सेज बहुत थे, रिसोर्सेज मतलब माइंस वगैरह बहुत थी, इसको भी उन्होंने कहा कि हम इस पर भी काम करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द बुकानन रोट अबाउट द लैंडस्केप एक्सप्लेन द एक्सटेंटली हाउ कुड बी ट्रांसफर एंड द मेड, कि हम किस तरह से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई रेलिवेंट पॉइंट लगता है कि आप उसमें ऐड कर सकते हो, तो यू कैन ऐड एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट, राइट। East India Company sought an order to make the profit Buchanan with his observation and data collection was able to provide. तो जो डाटा कलेक्ट करके बुकानन ने दिया कि तुम्हें इस तरह से सजेशंस के साथ दिया, तो इस तरह से उनकी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगी, ठीक है, क्लियर। द सेपॉय वर मेकर, अब ये सेपॉय कौन थे बच्चे, जो 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। द सेपॉय वर द makers of their own rebellions. Give 3 examples in support of the above statement. तो आपको 3 स्टेटमेंट्स के साथ में इसको डिस्क्राइब करना है। सबसे आई थिंक तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी जो चैप्टर है वो ये, एक तो विजयनगर और दूसरा कौन सा है, रिबेल्स एंड राज, ठीक है। तो चार्ल्स बेल, ठीक है, बॉल कह सकते हो, बेल कह सकते हो, नोटेड दैट द पंचायत वर नाइटली अकरेंस इन द कानपुर सेपोय लाइंस, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार ये पंचायत का ही कुछ किया धरा है, तो पंचायत में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो लोग उसको डिस्कस करते हैं। वेयर द सेपोय रेगुलरली प्लांट एंड द, अब ये जो पंचायत में, ठीक है, जो चीजें डिस्कस की जाती है, जैसे कानपुर में सेपोय लाइंस थी, सेपोय लाइंस का मतलब जहां पर सैनिक लोग रहा करते थे, तो पहले वो डिस्कस करते थे, तो वो डिस्कशन जो है वो दूसरे लोगों को पता चल जाता था, इसलिए उनके सीक्रेट्स जो है वो रिवील हो जाते थे। तो वेयर द सेपोय रेगुलरली प्लांट एंड द, अब रेगुलर जब आपस में मिलेंगे तभी तो आगे जाके प्लान करेंगे ना, अकेले से तो कुछ प्लान होगा नहीं। तो ये सेपोय क्या करते थे, अपनी मीटिंग रखा करते थे कि आगे हमें क्या प्लान करना है, ये सब डिस्कस किया करते थे। और फिर क्या किया कि टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड द ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड सो दैट रिबेल टर्न, कि हमें आगे क्या करना है। अब यही बात अगर मान लीजिए ब्रिटिशर्स को पता चल जाती तो बहुत पहले इसको सरप्रेस कर चुके होते, लेकिन उनका कोड वर्ड क्या था, कोड वर्ड था उनका एक लोटस और एक ब्रेड। तो ये जब भी अपना प्लान किसी को बताने जाते थे, डिस्कस करना चाहते थे, तो उनका कोड वर्ड क्या होता था, एक लोटस होता था और एक रोटी होती थी, मतलब एक ब्रेड होती थी, ठीक है। चलिए, सो आफ्टर द सेवेंथ अवध रेगुलरली, यहां से देखो 1 मार्कर क्वेश्चन बनेगा। आफ्टर द 7th अवध रेगुलर कैवलरी कौन होते हैं बच्चे, जो घुड़सवार होते हैं, ठीक है। कैवलरी एंड द रिफ्यूज टू, सॉरी कैवलरी नाइट्स होते हैं, कैवलरी होते हैं जो पैदल सैनिक होते हैं, ठीक है। सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कार्टेजेस, अब सैनिकों ने क्या किया कि हम लोग नए कार्टेजेस को यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप हो रखा है और वो दांतों से छीलना पड़ता था। अब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम ने क्या किया कि हम लोग, क्योंकि जो पिग होता है और जो काव होती है वो हिंदू और मुस्लिम के दोनों का, खैर पिग जो है वो इस्लाम धर्म में उसको कंसिडर नहीं किया जाता, निषेध जिसको बोलते हैं ना, कि वो माना जाता है, लेकिन गाय तो होली एनिमल है ना हिंदुओं की,
तो अगर उनकी बोन्स का पाउडर या उसको मिक्स करके उसका पल्प जो है अगर इस कार्टेजेस में चढ़ाया जाता है तो उसको मुंह से छीला जाएगा, तो हिंदू मुस्लिम को लगा कि यार ये तो सरासर हमारे धर्म पर एक तरह से इनडायरेक्टली अटैक किया जा रहा है, हम नहीं करेंगे। तो सबने क्या किया, सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया कि हम कार्टेजेस को यूज नहीं करेंगे। बदले में क्या हुआ, बदले में हुआ कि अब ब्रिटिशर्स ने उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले स्टेप आउट किया मंगल पांडे ने, जो कि बैरकपुर से थे। वो तो एक सिंगल थे, उनमें इतना बड़ा रोल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से आइडिया लेकर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो होती है हमारी ये जो मेरठ की, ये जो थी अब मेरठ की। तो मेरठ के सिपाहियों ने जब देखा कि हमारे एक सिपाही भाई की उनको फांसी पर लगा दिया गया, और किस लिए लगाया कि चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था, तो वहां से आइडिया लेकर एक बड़े लेवल पर सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से कि बड़े लेवल पर विद्रोह चलता है, ठीक है, क्लियर है। और फिर बाद में ये क्या होता है, सिपाही सारे चलकर कि वहां से उनको जॉबलेस कर दिया, तो वो दिल्ली आते हैं, बहादुर शाह जफर के पास आते हैं और दिल्ली आकर बोलते हैं कि तुम हमारे लीडर बन जाओ, आप हमारे लीडर बन जाओ, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, अथॉरिटी देनी है और इस पर साइन करना है, जो हम ये डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। बहादुर शाह जफर क्या करता, इधर गिरा तो कुआं, इधर गिरा तो खाई, बीच में बहादुर शाह की शामत आई और उसको करना पड़ा, यार ये तो मेरे भारतीय, मुझे इनका साथ देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या किया, देखा जाएगा जो होगा, साइन कर दिए लीडरशिप में। अब ब्रिटिशर्स को ये पता चला, तो ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा बच्चों, तुमने हमारे खिलाफ ये साइन कर दिया ना, तुम भागो यहाँ से। तो उनको रंगून भेज दिया और फिर उनकी वहां पर डेथ हो जाती है, और इधर सिपाही विद्रोह जो है वो चलता रहता है। क्लियर है, चलिए, आई होप सो कि सारे आपको आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। elaborate through the examples on how inequality का मतलब असमानता and human suffering were facts of life in the महाभारत era। देखो, महाभारत का जब पीरियड चल रहा था तो हमें भी पता है कि सोसाइटी डिवाइडेड थी, इनइक्वालिटी बहुत फैली हुई थी। राजा लोग थे वो अपनी पावर को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहे थे, प्रिंस अपनी तरीके से, जो गरीब था वो बहुत गरीब था, जो अमीर था वो बहुत अमीर था। तो इस तरीके से सफरिंग वर फैक्ट्स लाइव इन द महाभारत एरा, ठीक है। तो मेंबर ऑफ द सम गोत्रा कुड नॉट मैरी, अब यहां पर शादी की बात आती है। एक ही अगर मान लीजिए गोत्र के अगर लड़का लड़की है तो उनकी शादी नहीं हो सकती है। आज के टाइम में तो ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है ना, चल रहा है ना, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। इसको बहुत ही पहले गलत माना जाता था, बुरा माना जाता था, ठीक है, लेकिन आजकल तो ये कॉमन हो गया है। नेक्स्ट, विमेन हैड नो क्लेम। अब विमेन जो होती थी, लड़की जो होती थी, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती थी। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि लड़की का भी उतना ही हिस्सा होगा जितना लड़के का होगा। तो आज के टाइम में तो इक्वालिटी आ गई है, डेमोक्रेसी यही कहती है, इक्वालिटी, पहले नहीं होता था। तो लड़की जो थी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट कहता है द पेरेंटियल प्रॉपर्टी डिवाइडेड अमंगस्ट द सन। तो जो प्रॉपर्टी होती थी फादर की वो बेटों में बंटती थी उनकी डेथ के बाद, ठीक है, और हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा जो है वो बड़े बेटे को मिलता था। नेक्स्ट है विमेन वर एक्सपेक्ट। अब जब लड़का लड़की की शादी हो रही है तो उस सिचुएशन, तो उस शादी के दौरान लड़की को अपना गोत्र यानी कि अपने फादर का गोत्र जो है वो गिव अप करना होता था और अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना होता था। अपने हस्बैंड का जो गोत्र होता है उसको एक्सेप्ट करना होता था। ये टर्म एंड कंडीशन लगाई गई थी अकॉर्डिंग टू द ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मशास्त्र। In place of the followed the धर्मसूत्र and धर्मशास्त्र, status was supposed determined by the birth। अब स्टेटस जो था वो बाय बर्थ कंसिडर किया जाता था। मतलब कि अगर ब्राह्मण के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा और वो ब्राह्मणों का ही काम करेगा, हवन यज्ञ करना। अगर कोई क्षत्रिय फैमिली में तो वो राजा वाला काम करेगा, प्रिंस वाला काम करेगा। क्लियर है। तो अगर मतलब धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो जिस फैमिली में पैदा हुआ है तो उसको वैसा ही काम करना पड़ेगा। किंगडम दैट फॉलो द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र आल्सो कंटेन द रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णास। और सभी को, पूरी सोसाइटी को 4 भागों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। उनके अलग अलग काम डिवाइड कर दिए गए। ब्राह्मणों को वेद पढ़ने हैं, क्षत्रियों को वॉर में एंगेज होना है, वैश्यास को जो है वो जो भी उनके वर्किंग जो क्लास होते हैं, स्कल्पचरिंग हो गया, कारपेंटिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारे हमारे 3rd कैटेगरी में काम। और जो 4th है वो ऊपर की 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा इसको डिस्क्राइब कर दोगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, तो डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ओवरसीज ट्रेड एंड द अकर्ड बिटवीन द 6th एंड द 18th सेंचुरी इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी। तब आपको क्या करना है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी तक ये जितने भी चेंजेस आए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, इससे हमारे इंडिया की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा। सम एरिया ट्रेड इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ द कम्युनिटी थ्रू द बार्टर। बार्टर समझते हो ना, चीज के बदले में चीज देना। मुझे जो है वो राइस चाहिए, या मुझे जो है, अब मान लीजिए मुझे शूज चाहिए, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो कि मुझे पोटैटो चाहिए, या मुझे शुगर चाहिए, या मुझे कुछ भी XYZ चाहिए, तो बदले में मैं उसको पैसे नहीं दूंगी, ना वो मुझे पैसे देगा। तो अगर मैं 1 किलो पोटैटो उससे ले रही हूँ या शूज ले रही हूँ, तो बदले में वो भी मुझे वैसे ही चीज देगा जो उसको चाहिए होगी। तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो food crops and the commercial like the cotton and the sugar cane were also traded for the money, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग के पर्पज से जो मतलब मनी के पर्पज से जो ट्रेडिंग की जाती थी वो ये थी कॉटन, शुगर, और ऑल्सो ट्रेडेड फॉर द मनी। सो द मुगल हैड ट्रेडिंग द रिलेशंस विद द मिंग। मिंग का मतलब होता है चाइना। पहले मेडिवल पीरियड में इसको मिंग कहा जाता था, ठीक है। नई बात पता चली हुई ना आपको, हाँ। तो मिंग के साथ में उनके रिलेशन थे, ट्रेडिंग रिलेशन थे। सफाविद ईरान, ठीक है, ईरान के साथ में ऑटोमन, टर्की, इनके साथ में ट्रेडिंग रिलेशन थे। एंड एक्सपेंडिंग द ट्रेड बॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ द सिल्वर बुलियन इनटू द इंडिया व्हिच वाज पेड गुड्स द प्रोक्योर्ड ऑफ इंडिया। तो इसी से इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। वो लोग इंडिया से भी जो है इंपोर्ट करवाते थे, हम भी इंपोर्ट करवाते थे दूसरे देशों से। तो इस तरीके से ट्रेडिंग चला करती थी पहले भी और आज भी चलती है। In this period, there was the unprecedented expansion of the minting of the coins. अब इसी टाइम में कॉइन्स मिंट होने लगे, कॉइन्स की छपाई होने लगी, मिंट किया जाने लगा उनको, ठीक है। कॉइन्स बनने लगे, सर्कुलेट द मनी इन द इकोनॉमी। और फिर ये जो मनी है, जो पहले बार्टर सिस्टम यूज होता था, अब वो खत्म हो गया। उसकी जगह पर मोड ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, मनी। The period was also marked by remarkable the stability and the availability the metal currency and the particular silver रुपया in India। medieval period में खास करके मुगल एम्पायर जब चल रहा था, मुगल लोगों का जब शासन चल रहा था, उस टाइम में सिल्वर कॉइन्स यूज किए जाते थे, ना कि गोल्ड। गलती मत कर देना, ठीक है। The Mughal were able to extract taxes and revenue in cash as the people। तो ये क्या करते थे, मुगल were able to extract taxes and the revenue in cash। अब जो है वो कैश में ये सारी चीज लेने गए, क्योंकि अब तो सिक्कों का प्रचलन हो गया था ना। People were paid silver and they were trading internationally। लोग सिक्कों से ट्रेड किया करते थे, और वो भी बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तौर पर। Discuss the major event took place the Quit India movement that ultimately resulted in the India's partition। आपको वो इवेंट बताने हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के, वो इंसिडेंट्स बताने हैं जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए, अल्टीमेटली रिजल्टेड। और इसी क्विट इंडिया के इन्हीं मूवमेंट से ही दोनों देश डिवाइड हो गए। सो आफ्टर द ब्रिटिश सरप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट, जब ब्रिटिशर्स ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को सरप्रेस, जो कि ये कब स्टार्ट हुआ था बच्चे, अगस्त 1942 में, ठीक है। सो ये अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिशर्स ने इनको सरप्रेस कर दिया, दबा दिया, खत्म कर दिया। मेनी कांग्रेस लीडर वर अरेस्टेड। तो बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया। मुस्लिम लीग वर्क द कंस्टेंटली ड्यूरिंग द 1940 एंड द एक्सपेंडिंग द इन्फ्लुएंस एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध। और लगातार वो कोशिश किए जा रहे थे कि ये वाला एरिया हमारे कब्जे में आ जाए, हमारे अंडर आ जाए। कौन सा, पंजाब एंड सिंध वाला। अर्ली 1960 फ्रेश प्रोविजनल लेजिस्लेचर इलेक्शन कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जनरल कैटेगरी को स्वेप्ट कर दिया जाता है, बट इन द सीट्स स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम एंड मुस्लिम्स द लीग वोन द ओवरवेलमिंग द मेजॉरिटी। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को तो बिल्कुल ही डाउन कर दिया गया। रिजर्वेशन के बेस पर माइनॉरिटीज में जो थे, ये जो मुस्लिम लोग थे माइनॉरिटी पर थे, तो इनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई, क्योंकि पहले से ही ये मेंशन किया जा चुका था। नेक्स्ट कहता है ये जो ST SC वालों के लिए भी रिजर्वेशन कर दी गई। अब कहां से, मुस्लिम्स की रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अब वो मुस्लिम लीग जो है वहां से
सीट्स जीत जाती है। कैबिनेट मिशन सेंट इन द समर, कैबिनेट मिशन कब आता है भारत? 1946 में। फेल टू गेट द कांग्रेस एंड द लीग टू एग्री द फेडरल सिस्टम, वो ये समझाने में फेल हो जाती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कि फेडरल सिस्टम जो है तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फेडरल सिस्टम क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसी तरह का प्रपोजल कुछ लेकर आई थी, सिस्टम दैट वुड कीप टुगेदर व्हाइल अलाउइंग द प्रोविंसेस डिग्री ऑफ द ऑटोनॉमी। और तुम प्रोविंसेस जो प्रिंसली स्टेट है या प्रोविंसेस है उनको ऑटोनॉमी दे दो, वो अपने से रूल करते रहेंगे। मतलब टोटल ही पूरा सिस्टम जो है एक उलझा उलझा सा था। तो नहीं समझ में आया, ना मुस्लिम लीग ने ना कांग्रेस की समझ में आया। तो क्या कहता है कि आफ्टर द टॉक ब्रोक डाउन, जब जिन्ना से बात हुई तो जिन्ना कॉल्ड अ डायरेक्ट एक्शन डे। तो जिन्ना ने कहा कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे कराते हैं, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि हम मुस्लिम से यहाँ पर वो करवाते हैं, एक तरह की वोटिंग कराते हैं। उस वोटिंग में ये पता चल जाएगा कि इतने लोग हमारे साथ हैं और इतने लोग कांग्रेस के साथ हैं। तो लीग डिमांड फॉर द पाकिस्तान, और हम ये वोट करवाएंगे कि कितने लोग अलग नेशन की डिमांड कर रहे हैं जिसका नाम पाकिस्तान होगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर बताना कि डायरेक्ट एक्शन डे कब किया गया था। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे मुझे इसका आंसर। ठीक है, नाउ 16 अगस्त 1947 द कॉमन रिवोल्ट। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में एक बड़े लेवल पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है। इतनी मतलब 4 दिनों का, ये 16 से लेकर के 16 से लेकर के और 19 अगस्त तक, ये 4 डेज का ये जो एक किलिंग इंसिडेंट चलता है कि हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, काट रहा है, खून खराबा हो रहा है हर जगह पे, बहुत ही बड़े लेवल पर। ठीक है, तो कलकत्ता इन विच लेटर द स्प्रेड रूरल बंगाल, बिहार एंड अक्रॉस द कंट्री, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड द पंजाब। न सिर्फ कलकत्ता में बल्कि अलग अलग जगहों पर इस तरह के दंगे फसाद देखे गए। फरवरी 1947 में क्या होता है? वॉवेल वॉज रिप्लेस द वॉयसरॉय बाय द लॉर्ड माउंटेन। वॉवेल के जगह पर, लॉर्ड वॉवेल जो थे उनकी जगह पर माउंट बैटन जो है वो यहाँ के वॉयसरॉय बन जाते हैं इंडिया के। एंड हु कॉल्ड द लास्ट राउंड ऑफ द टास्क, और ये लास्ट वॉयसरॉय बनते हैं इंडिया के जिन्होंने आखिरी बात करी थी एज अ वॉयसरॉय। फिर इस तरह से आपको ये एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा, पैराग्राफ दिया होगा, इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको देना है इसके क्वेश्चंस के आंसर। द पोएम हाईलाइट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट द स्लेव्स एंशिएंट इंडिया, इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो पढ़ करके आप इस तरह से आंसर दोगे। स्लेव सीम टू बी क्रेज। अब स्लेव्स कौन होते हैं? दास। अब वो दास तो डरे रहेंगे ना, पता नहीं मालिक कौन सा उनको काम देते और नहीं करेंगे तो उनकी पिटाई होगी। Abused in the punishment she made the receive from the high class women, she showed the caste hierarchy। तो इस तरीके से बच्चे देखो, ये जो आपके पैरा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आई थिंक सो कि इसको तो रीड करके आप आंसर कर लोगे। ठीक है, इसमें तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। कंपेयर द टीचिंग ऑफ बौद्धिज्म एंड द बौद्धिज्म दैट पोएम द ट्राइज टू एम्फसाइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बौद्धिज्म की ब्राह्मणिज्म एंड द बौद्धिज्म दोनों की टीचिंग को कंपेयर करना है। ठीक है, Brahmanas was shown have been the following the spiritual canon, mourning the alibus to wash off its sin, where the slaves of the women spoke about the Buddhist teaching of the abstaining oneself। अब वो क्या करते थे? देखो, ब्राह्मणों की सोच अलग थी, वुमेन्स टेंपल में एंट्री नहीं कर सकती हैं, वुमेन्स ये नहीं कर सकती हैं वुमेन, जबकि बौद्धिज्म में क्या कहा गया था? सब लोग इक्वल हैं, जैसे वो मैन है ऐसे वुमेन है तो इंसान ही ना। तो इस तरीके से उनकी सोच में कि अगर मान लीजिए मॉर्निंग, अगर वो किसी टेंपल में वो करती एंट्री करती है तो वो बिल्कुल मतलब वो उसके लिए वो बहुत बड़ा पाप होगा। तो वो उस पर्सपेक्टिव से सोचते थे, जबकि ये इस पर्सपेक्टिव से सोचते थे। ठीक है, कि जिसने जो है वो अपने आप को समझ लिया ना, तो कहने का मतलब वो अपने आप में भगवान है। द पोम find mention the Sut Pitak, which literally means the baskets of the discourse. What does it say about main content of this canon Buddhist writing? तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बच्चे? द एंटायर वर्स, जो ये पूरा दिया हुआ है पैराग्राफ, पार्ट ऑफ द स्टोरी रिटन बाय द सुत पिटक। सुत पिटक में क्या कहा गया था? सुत पिटक में 3 पिटक्स थे, 3 बास्केट्स इसको बोला जाता है। सुत पिटक में बुद्ध की टीचिंग्स का वर्णन था। इट में डिडक्टेड द
पिटकास कंसिस्ट द बुद्धिस्ट टीचिंग। तो बस आपको इसमें क्या करना है, बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन हमें सुत्त पिटक में मिलता है और यही पैराग्राफ में आंसर है, इसको फाइंड आउट करके इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से एक और एक्सट्रैक्ट दिया होगा तो इसको पढ़ के भी सेम आपको वैसे ही आंसर देने हैं। तो इसमें आई थिंक सो कि बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाए वैसे वैसे इसका आंसर देते जाओ। जियारत और कवाली के थ्रू वो लोग क्या करते थे, अपने आप मतलब डिवोशन दिया करते थे अल्लाह के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी परफॉर्म द जियारत बाय पेइंग द विजिट ऑफ द टॉम। एक्सप्लेन व्हाई द जहान आरा रेफर टू हरसेल्फ द फकीरा एज अ टॉम। तो क्यों कहा गया था इसको, ह्यूमैनिटीज एंड द एक्सेसिज्म आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सूफिज्म। सूफिज्म क्या होता है, सूफिज्म होता है जो भगवान के बहुत करीब होते हैं और जो अपना दर्द का जो एक मानते हैं ना, सॉल्यूशन मानते हैं, वो सिर्फ गॉड को मानते हैं। ठीक है, तो सिंस द मोइनुद्दीन चिश्ती वाज रेफर टू द गरीब नवाज, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, किस सूफी संत को एक गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नाउ जहान आरा प्रेफर टू एड्रेस हरसेल्फ द फकीर हु बिलीव द एक्सेसिज्म। मतलब जो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जीवन के बारे में, तो उनके लिए, जहान आरा के लिए, ये शेख जो थे वो एक बहुत बड़े माने हुए पीर फकीर थे। इलस्ट्रेशन विद द फॉर एग्जाम्पल, तो आपको फॉर एग्जाम्पल उस एक्सट्रैक्ट्स को देकर बताने हैं आपको, तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल देकर उसको फिल कर दोगे। ठीक है, एक और आपको पैराग्राफ दिया होगा, तो इस तरीके से बच्चे आपको ना वो बहुत मतलब 2 से 3 पैराग्राफ दिए होंगे, तो आपको उसमें से 2 चूज करने होंगे। तो जो 2 अच्छी तरह से आते हैं तो आप उन्हीं को चूज करना, उनके बारे में आंसर देना। अब ये इस तरह का एक मैप को क्वेश्चन दिया होगा, मैप का क्वेश्चन दिया होगा, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट द लेबल एंड द। अब आपको क्या करना है, अजंता अ साइट ऑफ द रॉक कट। अजंता एक पूरे चट्टान को काट करके टेंपल बनाया गया है। अजंता अलोरा की केव्स आपने सुनी होगी ना, जिसकी दीवारों पर पूरा का पूरा गौतम बुद्ध के बारे में, उनके बचपन से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक पूरा उसको पिक्चराइज किया गया है। ठीक है, तो आपको वो साइट जो है वो बतानी है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा आपका अजंता। ये कौन सी साइट, मतलब ये एरिया कौन सा है बताओ जरा। ये आपका एमपी है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र है। तो गलती मत करना, ये अजंता जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोथल। लोथल कहाँ पर है, ये रहा लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ये एरिया जो है वो गुजरात का है। ठीक है, नाउ इब्राहिम लोदी जो पानीपत का फर्स्ट बैटल बाबर के साथ 1526 में लड़ा था, तो ये पानीपत कहाँ पर है बच्चे, ये रहा। तो ये है हरियाणा। ठीक है, ये क्या है, हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप लिख दोगे हरियाणा। क्लियर। नेक्स्ट आता है तंजावुर, द सेंटर ऑफ द नायका पावर। तंजावुर कहाँ पर, बिल्कुल नीचे कोने में देखना, बिल्कुल नीचे साउथ में। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा है, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु के अंदर ही क्या है आपका, तंजावुर। ठीक है, क्लियर है। एक और मैप दिया होगा, 2 मैप में से एक मैप करना है, चाहे तो वो कर लेना, चाहे ये करना है। तो ए, यहाँ पर ए, ये जो ए दिया हुआ है ये क्या है बच्चे, देखो दिया हुआ है कि ऑन द सेम आउटलाइन होगा 2 प्लेसेस हैव बीन मार्क ए एंड बी विच अंडर द ब्रिटिश। आपको ये भी करना होगा कंट्रोल अंडर द 1857 आइडेंटिफाई द राइट देयर करेक्ट नेम ऑफ द लाइंस ड्रॉन नियर देम। तो ये एरिया कौन सा है, ये हमारा गुजरात का है, सूरत। ठीक है, ये एरिया क्या है आपका, ए में बताना है आपको, सूरत। नेक्स्ट बी, ये क्या है आपका, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, मसूलीपट्टनम। मद्रास, सूरत। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का सेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा। और ये लास्ट में है बच्चे, क्योंकि आज 24, 25 और 26 3 दिन के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट आप लोगों को दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है। और वो है आपके हर बैच में, सीयूटी के हर बैच में आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जितने का बैच था उसमें 20% डिस्काउंट करके दिया जा रहा है, और भी इसमें डिस्काउंट मिल सकता है जब आप इस पर कोड यूज करेंगे Y489। ठीक है, तो Y489 कोड यूज करेंगे तभी जाकर आपको ये 20% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज तो फिर तुम कोड यूज नहीं करोगे तो पूरा का पूरा आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप
बैच लेना चाहते हैं, अगर आप बैच लेना चाहते हैं समर्थ 2.0, फिर या फिर आप ये जो महापैक लेना चाहते हैं जो कि विदाउट बुक है, आपको इसमें प्रिंटेड बुक मिलेगी लेकिन आपको इसमें फिजिकल बुक नहीं मिलेगी। ये आपका है विद बुक जिसमें आपको फिजिकल बुक मिलेगी। इसका प्राइस ये है, लेकिन बच्चे आपको इतना पे नहीं करना, आपको 17% की बजाय अब आपको दिया जा रहा है पूरे 20% का डिस्काउंट जब आप कोड यूज करोगे Y489। ठीक है, तो Y489 करके आप किसी भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोर्स को परचेज नहीं कर सकते हो या फिर आपको अफोर्डेबल नहीं लगता है तो इसके अलावा आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आप सैंपल पेपर ले सकते हैं, आप ई बुक भी ले सकते हैं। लेकिन बच्चे फिर से मैं कहूंगी कि आपको हर जो भी आप चीज परचेज कर रहे हो तो उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हो कोड Y489। अब चैनल पर जितने भी बच्चे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हो तो करना भी मत, तो उसको क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। करो तो कर देना, नहीं तो मत करना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।